अगर मैं आपसे हैप्पी न्यू ईयर बोलूं तो आप यही सोचेंगे कि आज 31 दिसंबर की रात है या फिर 1 जनवरी की सुबह है। ऐसा क्यों है? क्यों हम 1 जनवरी को न्यू ईयर मानते आ रहे हैं? ये सवाल तो मैं खुद आपसे पूछना चाहता हूं। वीडियो के अंत तक अगर आपको जवाब मिले तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंघल एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला नव वर्ष आपके लिए बहुत सफल रहे, चाहे वो सफलता आप बिजनेस में हासिल करें या फिर जीवन के किसी भी क्षेत्र में, समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए, परिवार में रिलेशंस बनाने के लिए, कहीं पर भी आप कोई भी कार्य करें तो मेरी यही मनोकामना है कि आपको इस नव वर्ष वो चीज हासिल हो। वैसे तो आज के दिन को भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का बड़ा दिन माना जाना चाहिए, पर दुर्भाग्य से आज का दिन भारत के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं रहा है। अगर मैं हिंदू त्योहारों की बात करूं तो हर त्योहार के पीछे किसी ना किसी धर्म का, किसी जाति संप्रदाय से जुड़ाव होता है, परंतु बात अगर भारतीय नववर्ष की आती है, नव संवत्सर की आती है, तो इसका जुड़ाव किसी भी धर्म से नहीं है। किसी भी धर्म से संबंधित ना होकर संपूर्ण मानव जाति का त्योहार है ये। हैरानी हो रही होगी ना कि मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूं। इस दावे को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि क्यों चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हमने अपना नववर्ष चुना। क्यों आज के दिन ही, यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो हर साल मार्च और अप्रैल के दौरान आता है, इसी दिन को हमने अपना नववर्ष क्यों चुना? अगर मैं पौराणिक मान्यताओं की बात करूं तो आज के दिन के पीछे बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे रीजन हैं। जैसे कि आज माना जाता है, दुर्गा सप्तशती में इसका जिक्र है कि मां दुर्गा के आदेश पर ब्रह्मा जी ने आज से सृष्टि की रचना शुरू करी थी। इसीलिए आज का दिन सिर्फ भारतवर्ष के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए जन्म का प्रथम दिवस माना जाता है, जिसे मेरी उम्मीद से पूरे विश्व को मनाना चाहिए। आज ही के दिन विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया था, जो भगवान विष्णु का प्रथम अवतार है, जो माना जाता है मानव जीवन की शुरुआत थी। और अगर मैं इसे साइंस से रिलेट करूं, क्योंकि आजकल खासकर युवा वर्ग हर बात के पीछे साइंटिफिक रीजन मांगता है, वैज्ञानिक तर्क मांगते हैं, तो वैसे तो डार्विन की जो इवोल्यूशन थ्योरी है उससे माना जाता है कि मानव जीवन की शुरुआत हुई। बट अगर आप विष्णु जी के दशा अवतार को ठीक से डिकोड करेंगे, ठीक से उसका मीनिंग समझेंगे, तो वो डार्विन के सिद्धांत पर पूरी तरह फिट बैठता है। और मजे की बात तो यह है, डार्विन का जन्म 1809 में हुआ है, जबकि आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि हजारों साल पुराने शास्त्रों में डार्विन की थ्योरी को हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही लिख दिया था। तो इतना विस्तृत है हमारा भारतीय समाज, इतनी विस्तृत है हमारी भारतीय संस्कृति। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान राम माता जानकी के साथ आज के दिन अयोध्या लौटे थे और उनका राज्याभिषेक हुआ था। अब आप कहेंगे ऐसा तो दिवाली को हुआ था। जी नहीं, आप कली का पुराण, वाल्मीकि रामायण को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के दिन, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन, भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे और उनका राज्याभिषेक हुआ था। चलिए, ये तो बात हुई हिंदू धर्म की, जिसे कई बार माइथोलॉजी कहकर झुठला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि इन सब कथाओं के, इन सब स्टोरीज के प्रमाण नहीं है। बट अगर मैं बात प्रमाण की करूं तो हमारे पास में बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल रीजन है जो ये बताते हैं कि आज के दिन, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन की भारतवर्ष में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और क्यों आज के दिन से ही नववर्ष आरंभ होता है। बात अगर हिस्ट्री की करें तो शालिवाहन शासकों ने आज ही के दिन शकों पर विजय प्राप्त करी थी और शक संवत की स्थापना हुई थी। शक संवत आज के दिन से प्रारंभ हुआ था। मराठा सम्राट शिवाजी, जिनकी हाल ही में जन्म दिवस था, उनके बारे में किसको नहीं पता। उन्होंने आज से ही ध्वज लहराकर हिंदू समाज की नींव रखी थी। इसीलिए आज के दिन, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन, घरों पर ध्वज, भगवा ध्वज लहराया जाता है। अवंतिका, जो आज का उज्जैन माना जाता है, वहां के सम्राट राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व अपने नाम से विक्रम संवत चलाया था। यह विक्रम संवत ज्योतिषीय गणना के लिए आज भी यूज किया जाता है। इसका प्रमाण मिलता है महाकवि कालिदास की पुस्तक ज्योतिर्विदभरण ग्रंथ के अनुसार। आप अगर उसे ध्यान से पढ़ें तो 3044 कली, यानी कि अगर मैं आज की कैलकुलेशन की बात करूं तो ईसा के जन्म से 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत बना दिया गया था। वैसे भी इन सभी बातों को छोड़ भी दूं एक बार के लिए, चाहे वो प्रमाण धार्मिक हो, चाहे वो प्रमाण हिस्टोरिकल हो, तो आप मुझे ये बताइए कि 1 जनवरी को जो नववर्ष मनाया जाता है उसके पीछे क्या तर्क है? या बस यूं ही भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, दूसरे मना रहे हैं तो हम भी मना रहे हैं? मनाना ही है तो दक्षिण भारत का नववर्ष मनाइए।
असम का बिहू नववर्ष बनाइए, गुजरात का नववर्ष बनाइए जो दिवाली से अगले दिन से आरंभ हो जाता है, जिसके पीछे साइंटिफिक रीजन है क्यों मनाया जाता है। पंजाब की बात करूं, नानक शाही कैलेंडर की बात करूं तो बैसाखी से नववर्ष की शुरुआत होती है। जब सीजन में चेंज होता है, फसल पकती है, फसल काटते हैं, तो उस सारे त्योहारों का विशेष आधार है। जबकि अगर मैं यूरोप या फिर किसी भी पाश्चात्य संस्कृति की बात करूं, पाश्चात्य नववर्ष की बात करूं, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, पर फिर भी मुझे वहां पर कोई साइंटिफिक रीजन नहीं दिखता, कोई तर्क नहीं दिखता कि क्यों 1 जनवरी से नया वर्ष मनाया जाता है। अगर मैं अपने भारतीय नववर्ष की बात करूं तो आज के दिन पेड़ों में नई पत्तियां खिलती हैं, नए फूल होते हैं, सर्दी का समापन होता है, पतझड़ समाप्त होता है, बसंत का आगमन होता है। अगर हम ध्यान से देखें ना तो प्रकृति ही नहीं, पशु भी नए साल का हार्दिक स्वागत करते हैं। खैर, आपको साइंस की बात समझ आती है तो साइंस की बात अगर करें तो सूर्य सिद्धांत में यह लिखा गया है कि आज से बड़े दिन आरंभ होते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। सृष्टि में हो रहे परिवर्तन अनुसार खुद को ढालना, प्रकृति से तालमेल बिठाना, यही है भारतीय त्योहारों का विज्ञान। इसीलिए हर त्योहार पर हम प्रकृति के किसी न किसी स्वरूप की पूजा करते हैं, कभी अग्नि की, कभी वृक्षों की, ताकि हम अपने आप को प्रकृति से मिलाकर जीवन का निर्वाह कर सके। पर 1 जनवरी वाले नववर्ष में ना तो मुझे कोई पौराणिक तर्क दिखता है और ना ही कोई वैज्ञानिक सिद्धांत दिखता है। फिर ना जाने क्यों निशाचरों की तरह 31 दिसंबर की रात नशे में मदहोश होकर न्यू ईयर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये मुझे तो समझ आता नहीं है। खैर, यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि अब आने वाला विक्रम संवत 2080 होगा, जो इंग्लिश कैलेंडर के 2023 से कुछ 57 वर्ष आगे है। जो लोग भारतीय संस्कृति को पिछड़ा हुआ या फिर प्रैक्टिकल नहीं समझते, आउटडेटेड समझते हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि 57 बीसी में ही उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने काल गणना के लिए, ज्योतिष पद्धति के लिए ऐसे पंचांग यानी कि कैलेंडर का निर्माण किया था जिसमें ग्रहण जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और तमाम एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स का सही सटीक ज्ञान दिया था। तो इतनी विशाल थी हमारी भारतीय सभ्यता। चलिए, बहुत ही ज्ञान की बात, अब करते हैं कुछ मतलब की बात। सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, आपके फायदे की कुछ बात करना चाहता हूं। और वो फायदे की बात यह है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है जिसे फिल करके आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ एब्सोल्युटली फ्री एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप में। हर किसी को यह लालसा रहती है कि आने वाले टाइम में उसके साथ क्या होगा, क्या जीवन में सफलता मिल पाएगी, क्या व्यापार, तरक्की, हेल्थ, फैमिली की बात कर लें, चाहे मैरिज लाइफ की बात कर लें, बहुत ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि किसी भी तरीके से हमें इन तमाम सवालों का जवाब मिल जाए। तो अगर आप चाहते हैं खुद से इन सवालों का जवाब ढूंढना अपनी प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से, अपनी हॉरोस्कोप के हिसाब से, तो आप मेरी अपकमिंग वर्कशॉप में उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 5 घंटे का ऐसा पावरफुल सेशन है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्रह, राशि और नक्षत्र के संयोग से आपके जीवन में क्या लिखा है और आप कैसे उन तमाम चीजों को हासिल कर सकते हैं जो आपके लिए कुंडली में दी गई हैं। कोर्स की सारी डिटेल इस लिंक में है। अगर आप चाहते हैं इस नूतन वर्ष का, इस नव संवत्सर का पूरा लाभ उठाना, तो आप मेरे साथ इस कोर्स में जुड़ सकते हैं, जहां मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के बेसिक फंडामेंटल के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि पंचांग का बेनिफिट लेके आप अपने जीवन को कैसे अच्छा और सुखद बना सकते हैं। चलिए, अब आगे सबसे पहले ये जान लेते हैं आपको इस नववर्ष यानी कि 22 मार्च के दिन करना क्या है। कैसे आप जानें कि कुछ विशेष करने से आपका पूरा वर्ष मंगलमय बन सकता है। जैसे कि मैंने देखा है 1 जनवरी के दिन ना ये फैशन होता है कि हम रिजोल्यूशन लेते हैं। इसी तरह नूतन संवत के दिन यानी कि 22 मार्च के दिन आपको पंचांग की पूजा करनी है, नव संवत्सर की पूजा करनी है। कैसे करेंगे ये पूजा? बहुत ही आसान है। घर को अच्छे से साफ करिए, हो सके तो पूरे घर में नमक के पानी से पोछा लगाएं। नमक के पानी का पोछा सारी घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म कर देता है। घर को अच्छे से सजाएं। अगर आप बहुत ज्यादा सजा नहीं सकते हैं, समय का अभाव है, तो घर के मुख्य द्वार पर अशोक या फिर आम के पत्ते की तोरण, जिसे हम वंदनवान कहते हैं, ये जरूर लगाएं।
और पूरे घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव करें, घर में कलश की स्थापना करें और छत पे भगवा ध्वज जरूर लहराएं। अब कलश स्थापना करने का, घट स्थापना करने का अपना मुहूर्त है। जैसे कि अगर आप शुभ मुहूर्त चाहते हैं तो 22 मार्च को सुबह 6:29 से लेकर 7:39 तक का यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। घट स्थापना के बाद आपको आज के दिन रामायण का पाठ करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और उसके बाद तसल्ली पूर्व आपको आज के दिन का पंचांग सुनना चाहिए। पंचांग सुनना नए रिजोल्यूशन की तरह ही है। जैसे कि पंचांग सुनने का मतलब है कि क्या ग्रह दशा चल रही है, ऋतु अनुसार क्या परिवर्तन आएंगे, मुहूर्त कब होगा आने वाले किसी भी काम के लिए, चाहे वो काम अपने बिजनेस के लिए करना है, परिवार से संबंधित करना है, कोई यात्रा करनी है, या फिर 16 संस्कार से जुड़ा किसी का नाम करना है, या फिर आपको घर में किसी भी प्रकार का शुभ आयोजन करना है, कोई नई चीज खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई वाहन खरीदना है, तो पंचांग अनुसार आप किस शुभ मुहूर्त के अंदर वो कार्य कर सकते हैं। जैसे कि अभी खरमास चल रहे हैं अप्रैल तक, तो खरमास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। शुभ मुहूर्त क्या होता है? शुभ मुहूर्त का सिंपल सा मतलब है प्रकृति अनुसार किसी भी कार्य करने का एकदम सटीक समय, ताकि उस कार्य में आपको सफलता जो मिलनी है उसके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएं। आज का दिन वैसे तो सांसारिक कार्यों के लिए कम अच्छा होता है और दैविक कार्यों के लिए ज्यादा अच्छा होता है, तो इस चीज का आपको आज के दिन भली भांति ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको आज के दिन राशिफल देखना चाहिए। देखिए होता क्या है, हमारी बहुत सारी प्लानिंग होती है, बट सम टाइम वो प्लानिंग सारे रिसोर्सेज भी लगा लिए, बहुत अच्छी प्लानिंग भी कर ली, फिर भी हार्ड वर्क के बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता। ऐसा इसलिए होता है कि आपकी राशि अनुसार आपके लिए कौन सा सर्वोत्तम समय है, ये आपको आज के दिन जानना चाहिए, ताकि आने वाले नव वर्ष में, नव वर्ष विक्रम संवत 2080 में आप अपनी राशि अनुसार, अपने ग्रहों की चाल अनुसार थोड़ा सा संभल कर चल सके, या फिर वो मौका आइडेंटिफाई कर सके कि कब आपको एक लंबी उड़ान भरने का समय आपके लिए सर्वोत्तम है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा राशि अनुसार कि किस विशेष राशि के लिए कौन सा शुभ समय है, कौन से उपाय करने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं आने वाला जो नव संवत्सर है, 2080 संवत्सर है, ये ओवरऑल कैसा रहेगा। चाहे मैं देश की बात करूं, चाहे व्यापार की बात करूं, शेयर बाजार की बात करूं, तो उसके लिए कैसा रहेगा। आने वाला जो नव संवत्सर है इसे पिंगल नाम से जाना जाएगा। इस साल संवत के राजा बुध होंगे और मंत्री शुक्र होंगे। ज्योतिष की बात करें, शास्त्रों की बात करें, तो पिंगल संवत्सर को बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना गया है। पिंगल संवत्सर राष्ट्र और जन संगठनों के बीच समय समय पर संघर्ष को न्योता देता है। और तो और इस संवत का वाहन जो है वो गीदड़ और सियार होने से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जहां नव वर्ष के राजा बुध होने से व्यापारी वर्ग को बहुत ज्यादा लाभ होएगा, वहीं इनका मंत्री जो है नव संवत्सर 2080 का जो मंत्री है वो शुक्र होने से महिला वर्ग को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। अतिवृष्टि, बहुत ज्यादा बारिश की संभावना है, जिससे हो सकता है जन धन की हानि हो। जो भी लोग लेखन कार्य से जुड़े हैं, राइटर हैं, मीडिया में हैं, या फिर चिकित्सक हैं, हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हैं, भले ही वो हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं, शिल्पकार हैं, इन सेक्टर से जो भी रिलेटेड आप काम कर रहे हैं या फिर यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए साल 2080 बहुत ही शुभ रहने वाला है। वही मैं आपको बता चुका हूं, इस साल के जो मंत्री हैं वो शुक्र हैं। शुक्र के मंत्री होने से फीमेल वर्ग को बहुत ज्यादा सपोर्ट रहेगा। बात चाहे देश की कर लें, विदेश की कर लें, ग्लोबल लेवल पर भी महिलाओं की छवि उभर कर आएगी। जो लोग फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, मनोरंजन उद्योग से हैं, फैशन इंडस्ट्री में हैं, वहां पर हो सकता है नए चेहरे देखने को मिले। आजकल तो टाइम वेब सीरीज का है, तो वहां पर हो सकता है बहुत सारे नए चेहरे देखने को मिले, जो दुनिया भर में भारत को एक आकर्षण का केंद्र बनाकर रखेंगे। परंतु हो सकता है लोगों में बेचैनी का माहौल रहे, जनता में आपसी टकराव और संघर्ष के योग भी बनते दिख रहे हैं। सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही जगह पर तनाव की स्थिति रहेगी। खासकर अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो वहां पर सत्ता में बहुत ज्यादा उथल पुथल की संभावना है। सत्ता में मेजर चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। मंगल के प्रभाव की बात करें तो मंगल के प्रभाव से चीजों में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना हो सकती है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी दिखेगा, बट वो पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है इतना ज्यादा ना हो जो नेगेटिव इफेक्ट खासकर शेयर बाजार को मात दे दे। लोगों के भीतर उत्साह तो रहेगा, बट वो जो एनर्जी है
क्रोध, दुर्घटनाओं के प्रभाव से बहुत ज्यादा ग्रस्त हो जाएगी और जनमानस के साथ प्रकृति भी प्रभावित हो सकती है। प्रकृति में, नेचर में मेजर बदलाव देखने को मिलेंगे। देखिए, शनि जो है इस साल अपनी ही राशि कुंभ राशि में होंगे। ऐसे में क्या होता है, टेम्परेचर में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। गर्मी ज्यादा हो सकती है, अग्नि से होने वाली दुर्घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, रोगों की अधिकता हो सकती है और भय की स्थिति रहेगी। धार्मिक भावनाओं के प्रति रूढ़िवादिता देखने को मिलेगी। लोग चोरों और तस्करों के कारण परेशानी झेल सकते हैं। शेष यानी कि फसलों के स्वामी सूर्य हैं। इस समय गेहूं, गन्ना, वृक्ष और फूलों की पैदावार अच्छी होगी। सोना, चांदी, घी, तेल, चावल या फिर अनाज के व्यापार करने वाले लोगों को विशेष लाभ होगा। खेती और पशुओं से जुड़े व्यापारी वर्ग को बहुत ज्यादा लाभ होगा इस साल। उनके लिए नूतन संवत 2080 बहुत ही अच्छा रहेगा। इस वर्ष अगर मेघेश की बात करें, यानी कि वर्षा के स्वामी गुरु हैं, गुरु के प्रभाव से थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है। समाज में इस कारण अव्यवस्था फैल सकती है और बाढ़ की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। धान्येश अर्थात अनाज और धान्य के स्वामी शनि होंगे, जिससे कि खेती बाड़ी इस वर्ष बहुत अच्छी होगी। किसानों को बहुत अच्छा लाभ हो सकता है, अनाज की पैदावार भी अच्छी होगी। परंतु साथ ही साथ खाद्य पदार्थ जो भी हैं, जो भी एडिटेबल आइटम्स हैं, उनके भावों में बहुत तेजी की उम्मीद है। वस्तुएं महंगी हो सकती हैं। रसेश मंगल के कारण भौतिक सुखों में कमी आ सकती है। प्रजा और शासन के बीच में तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। मंगल के प्रभाव से जीवन में इस वर्ष थोड़ा सा रूखापन आ सकता है। रिलेशंस जो हैं आपको मेंटेन करने की जरूरत है। रिलेशंस जो हैं इस वर्ष हो सकता है कि आपको एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिजल्ट्स ना दें। निर्शेष अर्थात ठोस धातुओं के स्वामी सूर्य के प्रभाव से सुगंधित वस्तु का व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार इस वर्ष आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। बाजार में बहुत ज्यादा खरीदारी का माहौल देखने को मिल सकता है, पर महंगाई के प्रभाव से हो सकता है थोड़ा सा कंज्यूमर का इंटरेस्ट कम बने, वहां पर थोड़ी सी व्यापारी वर्ग को चोट लग सकती है। फलेश गुरु के प्रभाव से न्याय के प्रति लोगों की समझ विकसित होगी। इस वर्ष कंसल्टेंट और प्रोफेशनल वर्ग को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु की अच्छी स्थिति के कारण व्यापारी वर्ग से ज्यादा प्रोफेशनल वर्ग इस वर्ष हाइट पर पहुंचेगा। धनेश सूर्य के होने से आर्थिक जगत में अनुकूलता रहेगी। शासन व्यवस्था में व्यापार करने वाले लोगों को सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। दुर्गेश गुरु का प्रभाव कुछ मिला जुला सा रहेगा। नई चीजों का बाजार में आगमन तो रहेगा, बट वो इतना ज्यादा प्रभाव नहीं बना सकेंगी जैसे कि स्टार्टअप का फैशन है। हो सकता है इस वर्ष बहुत से स्टार्टअप जो नए आए हैं बाजार में, उनको थोड़ा सा नकारात्मकता देखने को मिलेगी, थोड़ा सा फेलियर देखने को मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी भारत की अर्थव्यवस्था की। अप्रैल 2023 में जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेंगे, उस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे शनि देव की तीसरी दृष्टि बृहस्पति देव पर होगी। और मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, जब जब गोचर के शनि से गुरु पीड़ित होते हैं, खासकर शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति देव पर होती है, तब शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। तो मेरे अनुमान से अप्रैल, मई और जून शेयर बाजार के लिए बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। बाजार थोड़ा सा सुस्त रहेगा इन 3 महीनों के दौरान, और हो सकता है आने वाली दिवाली से पहले शेयर बाजार में तेजी देखने को मिले। तो जो लोग मंदेड़ियां हैं उनका ये टाइम जो है प्रॉफिट बुकिंग के लिए बहुत अच्छा है। बट अगर आप लंबे निवेश के लिए सोच रहे हैं तो मई जून में थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। जून के बाद आपको शेयर बाजार में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। मौसम के लिहाज से भी ये जो साल है, हो सकता है थोड़ी सी भूकंप की संभावना रहे। पृथ्वी की आंतरिक परतों में हलचल से और मौसम के टेम्परेचर में खास तौर पर एक बदलाव देखने को मिल सकता है। खासकर जून माह में जल प्रवाह के योग बन रहे हैं, जैसे कि कई देशों में इस समय में बाढ़ की उपस्थिति हो सकती है। तो यहाँ हमने बात करी पंचांग अनुसार कैसे आपका नववर्ष रहेगा, क्या आपको भौगोलिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति या शेयर बाजार की स्थिति के कारण कैसे आप आने वाले समय में डिसीजन लेंगे। चलिए अब बात करते हैं नववर्ष में आपके राशि विशेष के लिए क्या शुभ अवसर है, कैसे आप इस नववर्ष को, साल 2080 को अपने लिए बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर मैं मेष राशि की बात करूं, करियर के मामले में आपको कुछ नई उपलब्धियां मिलेंगी, आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। निर्णय लेने का सबसे शुभ समय आपका अप्रैल के बाद होगा, जब देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। सितंबर से लेके नवंबर के बीच का समय पिता की सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में हो सकता है तनाव की स्थिति बनी रहे, बट सकारात्मक सोच रखें, योग करें, खुश रहें, मानसिक रूप से शांत रहें। वर्ष के अंत तक सब ठीक हो जाएगा।
वृषभ राशि की बात करें तो बृहस्पति और राहु का संयुक्त गोचर व्यापारी वर्ग को विदेश से लाभ दे सकता है। इस साल अप्रैल के महीने में गुरु के गोचर और चतुर्थ भाव में गुरु की दृष्टि से घर में शांति का माहौल स्थापित रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं और संतान वर्ग की तरफ से थोड़ी सी चिंता हो सकती है, जो ये सारी शांति हो सकता है भंग कर दे। तो आपको थोड़ा संयम से काम लेने की सलाह देता हूं। मिथुन राशि के लिए शनि का गोचर आपके नवम भाव पर होगा, इससे आपको भाग्य का साथ मिलेगा। करियर में आपको, भले ही वो करियर आप जॉब में है, नया करियर बना रहे हैं, या फिर आप व्यापारी वर्ग से हैं, वहां पर आपको नए अवसर मिलेंगे। जून से नवंबर तक का समय जो है, ये 4-5 महीने का समय जो है, वहां पर आपको सावधानी बरतनी है। अगर आप जॉब में हैं तो आपका हो सकता है बॉस के साथ में, अपने सीनियर्स के साथ में, और अगर आप व्यापार में हैं तो आपका पार्टनर के साथ में हो सकते हैं थोड़े से संबंध खराब होने की संभावना है। तो वहां आपको थोड़ा सोच विचार के डिसीजन लेने हैं। आमदनी के स्रोत जरूर बढ़ेंगे, पर निर्णय सोच समझ के लें। राहु केतु का गोचर आपको उदर संबंधी, पेट से संबंधित हो सकता है छोटी मोटी परेशानी दे। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें और नियमित तौर पर योग व्यायाम का ध्यान रखें। स्क्रीन पे मैंने आपके साथ में हर राशि के कोई मंत्र और दान आपको शेयर करे हैं। इस मंत्र का उच्चारण कीजिए तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। अप्रैल के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, व्यापार संबंधित आपको सावधानियां बरतनी है। आपके लिए जो समय है थोड़ा सा सावधानी का शुरू हो जाता है। शनि की स्थिति यहाँ ये संकेत दे रही है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेते हैं तो वहां आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अगर प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं, शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, या फिर कोई बड़ा बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा हो सकता है। पर आपको वो डिसीजंस अपने सीनियर से या घर में अपने पेरेंट्स के साथ में, या जिसको भी आप अच्छा समझते हैं उनके साथ सलाह मशवरा जरूर कर लें। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। साल 2023 यानी कि हिंदू नववर्ष 2080 आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में होंगे। वहां ये पूरे संकेत बनते हैं कि आप अपने बिजनेस में, नौकरी में, या फिर अगर आप अभी नई नौकरी तलाश कर रहे हैं तो वहां आपको अच्छी उपलब्धियां मिलेंगी। इस साल आप किसी के साथ साझेदारी में, पार्टनरशिप में नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। बट अप्रैल के बाद आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। बहुत ज्यादा मौके जरूर मिलेंगे, बट अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखना है। जैसे जैसे आप बिजनेस में ग्रोथ करेंगे, हो सकता है आप हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर जाएं, तो इस चीज का आपको भली भांति ध्यान रखना है, क्योंकि नवम भाव में बृहस्पति और राहु का गोचर आपको कुछ आकस्मिक धन लाभ भी दे सकता है और साथ ही साथ आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी दे सकता है। बट अगर मैं आकस्मिक धन लाभ की बात करूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शेयर बाजार, लॉटरी या सट्टे में अपना हाथ आजमाएं। इन्वेस्टमेंट के लिए समय अच्छा है, तो वहां पर आप लंबी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट सोच विचार करके करें। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। मई महीने के बाद व्यापार में आपके नए संपर्क बनेंगे। संपर्क विदेशी भी हो सकते हैं, स्वदेशी भी हो सकते हैं। कुल मिला के आपको व्यापार में जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, उससे आपका व्यापार का एक्सपेंशन होगा। नौकरी पेशा लोगों को मनचाही जगह पर इस वर्ष स्थानांतरण हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, और आपको मामा पक्ष से, यानी कि जो मैटरनल रिलेशंस है, वहां से आपको लाभ मिलने की उम्मीद है। परिवार में अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक का समय बहुत अच्छा है। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इस समय को आप किसी भी तरीके का वाद विवाद सुलझाने के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। इस दौरान आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अष्टम भाव में गोचर कर रहे राहु कुछ अचानक से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। और ये समय जो है साल के अंत तक आपका वो भी सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राहु और केतु का गोचर साझेदारी में किसी के साथ व्यापार ना करने की सलाह देता है। अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा व्यवस्थित होकर चलना है। पेपर अगर आप कोई साइन करते हैं तो वहां आपको भली भांति ध्यान रखना है। पेपर कोई भी साइन करें तुला राशि के लोग, तो आपको हो सकता है जाने अनजाने में, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले। पेपर वगैरह बड़े संभल के करना है। यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस दौरान आपको नई नौकरी प्राप्त भी होगी। जीवन साथी के साथ अगर मतभेद चल रहे हैं तो अप्रैल के बाद वहां भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। परंतु अप्रैल के बाद आपको स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। हो सकता है कि आप किसी ऐसी बीमारी की चपेट में आ जाएं जिसका आपको सॉल्यूशन ना मिले।
तो इसीलिए नियमित रूप से अपने खान पान का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, योगा अभ्यास करें। अब बात आती है वृश्चिक राशि की। अगर मैं वृश्चिक राशि की बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में होंगे, जो कि आपको कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे। अब वो कंपटीशन स्टूडेंट्स के लिए, चाहे एकेडमिक स्टडी में हो, कोई आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बिजनेस में अपने कंपटीटर्स को मात देना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए सर्वोत्तम है। उच्चाधिकारी के साथ में आपके सहयोग बढ़ेंगे, नई नौकरी की और प्रमोशन की संभावना भी है। हाँ, संतान से संबंधित चिंताएं अगर आपको बहुत समय से सता रही थी, चाहे वो उनकी उच्च शिक्षा से रिलेटेड थी, उनको विदेश भेजना है, तो ऐसी चिंताएं का भी अंत होएगा। आपको थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है। यह जो साल 2080 है, अप्रैल के बाद आपके लिए, मैं बार बार साल 2080 बोल रहा हूँ, अगर मैं इंग्लिश कैलेंडर की बात करूँ तो साल 2023 होगा। बात यहाँ मैं विक्रम संवत की कर रहा हूँ, जो 22 मार्च से आरंभ होएगा। उसके बाद अप्रैल का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सेहत वैसे तो ठीक रहेगी आपकी, बट फिर भी साल के अंत तक आपको, खासकर नवंबर के बाद, आपको खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नया निवेश कोई कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए। इस साल हो सकता है कि आपको हानि मिल सकती है, लॉस सफर कर सकते हैं, तो थोड़ा सा कोई भी बिजनेस में कर रहे हैं या फिर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक राशि वाले लोगों को सोच समझ के सलाह मशवरा करके करनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं धनु राशि की। अप्रैल के बाद आपके लिए व्यापारिक मामलों में बहुत अच्छी सफलता के संकेत मिल रहे हैं। तो जो भी आप लंबे अरसे से कोई डिसीजन लेना चाहते थे, व्यापार में कोई एक्सपेंशन करना चाहते थे, या फिर कोई नई साझेदारी करना चाहते थे, तो आपके लिए अप्रैल के बाद का समय बहुत अच्छा है। माता पिता के साथ कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। अप्रैल तक संतान से संबंधित जो चिंताएं थी वो भी अप्रैल के बाद दूर होंगी। परिवार में इस वर्ष मांगलिक कार्य लगे रहेंगे। इस वर्ष आपकी शनि की 7.5 समाप्त हुई है, तो आप मानसिक रूप से बहुत ही अच्छे रहेंगे। किंतु राहु का गोचर पंचम भाव में है, तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो विशेष तौर पर, बाकी तो आपका सारा कुछ अच्छा रहेगा, पर हेल्थ का आपको विशेष तौर पर, धनु राशि वाले लोगों को हेल्थ का इस वर्ष ध्यान जरूर रखना है। अब बात करते हैं मकर राशि की। कैप्रिकॉर्न अगर आपकी राशि है, तो आपके लिए व्यापार में इस वर्ष, नौकरी में इस वर्ष कुछ बदलाव के संकेत मिलते हैं। अब ये बदलाव आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, ये बदलाव आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति क्या है। अप्रैल के बाद आपको आपके कार्य क्षेत्र में कुछ सकारात्मक रिजल्ट तो मिलेंगे, बट वो रिजल्ट हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन जितने अच्छे ना हो। मई में वाहन संबंधी दुर्घटना होने के चांसेस हैं, तो वहां पर वाहन को आप ठीक से चलाएं, और इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि आप खुद से ना चला के किसी ड्राइवर को रख लें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं तो बड़ी बीमारी से आपको निजात मिलेगी, बट पेट संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं, इसीलिए विशेष तौर पर खान पान का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी में कोई निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए यह वर्ष बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। एक्यूरियस जोडिएक साइन के लिए साल 2023 यानी कि नव वर्ष 2080 कैसा रहेगा। व्यवसाय में या नौकरी में शांत और ठंडे दिमाग से धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। कछुए की तरह तरक्की हासिल करें। लंबी छलांग मारने से पहले सुनिश्चित कर लें कि नुकसान को आप झेल पाएंगे, क्योंकि ये जो समय है आपके लिए पॉजिटिव तो है, बट बहुत ज्यादा इतना सकारात्मक प्रभाव आपको नहीं देगा, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। आपके खुद के स्वास्थ्य की बात करूं, एक्यूरियस राशि के स्वास्थ्य की बात करूं, तो वहां पर एलर्जी, अस्थमा जैसे सिम्टम देखने को आपको मिल सकते हैं। उसका, हेल्थ का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। नौकरी पेशा लोग इस वर्ष अगर नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो सोच लीजिए, सोचने में क्या जाता है। बेफिक्र रहिए, अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। अप्रैल के बाद आपके लिए बहुत अच्छा समय है। खासकर जो लोग विदेश से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए यह वर्ष बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। पर काम के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि अप्रैल के बाद कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। खास तौर पर उधर छाती, चेस्ट और स्टमक रिलेटेड रोग आपको हो सकते हैं, और आपको दांतों का भी ख्याल रखना है। थोड़ा सा यहाँ पर आपकी स्थिति गंभीर हो सकती है। अप्रैल के बाद आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, पर
आर्थिक स्थिति अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि अनाप शनाप खर्चे किए जाएं। खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। खास तौर पर बिजनेस के अंदर कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं या फिर शेयर बाजार में कोई निवेश कर रहे हैं तो डिसीजन बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लें, अन्यथा इस वर्ष आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो ये था साल 2080, यानी कि अगर मैं आपके कैलेंडर की बात करूं तो साल 2023 का आपका राशिफल आपके लिए आने वाले वर्ष में क्या सुअवसर हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो एक बार फिर से आप सभी को हिंदू नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष बड़ा धूमधाम से मनाइए, अपने सगे संबंधियों, मित्रों, पड़ोसियों के साथ नववर्ष के मैसेज शेयर कीजिए। हो सके तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे भी शेयर कीजिए, ताकि नववर्ष के बारे में, हिंदू नव संवत्सर के बारे में सभी को पता लग सके। और जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, पंचांग को पढ़ना सीखना चाहते हैं, खुद से कैसे अपना राशिफल जाने, खुद से कैसे लिए अपने अच्छा मुहूर्त निकालें, उन लोगों के लिए, एस्ट्रोलॉजी सीखने वालों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। डिस्क्रिप्शन को, लिंक को फटाफट खोलिए और भर दीजिए फॉर्म को, क्योंकि ये जो लिंक है ये लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है। इसके बाद ये लिंक हटा दिया जाएगा। सिर्फ नववर्ष और नवरात्रों के उपलक्ष्य में ही ये स्कीम दी जा रही है कि 4 दिन की एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप जो है एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए। इस 4 दिन के पावरफुल सेशन में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो आपके दैनिक जीवन में आपके डिसीजन को बहुत ज्यादा सफलता की ओर ले जाती है। कब आपके लिए अच्छे मौके हैं, कब आपके लिए समय अच्छा है, कब आपको परिवार में और कब आपको व्यापार में अच्छे मौके मिलेंगे तरक्की के, वो सारे मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा। एक बार फिर आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।